नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार आना जाना भी लगा हुआ है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। इस साल पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे भी चुनावी लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। सिवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया और आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया कर दिया। आज के युवा सिर्फ कहानियों में ही 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सुनते हैं। पंजा और लालटेन ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था, लेकिन बिहार के लोग मुश्किल हालात में भी कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई और ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार की पहचान बन गई। एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन चुनौतियों को पार करते हुए बिहार को विकास की पटरी पर लाया है। वहीं अब प्रधानमंत्री ने चेताया कि आज जब बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तब जंगल राज लाने वाले फिर से मौके की तलाश कर रहे हैं। वे फिर अपने पुराने कारनामों को दोहराने की फिराक में हैं। जनता को ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और विकास की इस यात्रा को रुकने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने आज सिवान की जनसभा में क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार
बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान पहुंचे और इस साल बिहार का ये उनका 5वां दौरा है और चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। उन्होंने वहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस पर और राजद पर आरोप लगाए जंगल राज को लेकर कि 20 साल पहले किस तरीके से यहाँ पर जंगल राज हुआ करता था और आज के जो लोग हैं, आज के जो युवा हैं, वो सिर्फ किताबों में ही ये सब पढ़ पाएंगे। हमने बिहार को काफ़ी बदला है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई आरोप भी लगाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी दलितों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए वे कभी माफी नहीं मांगेंगे। लालू यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अंबेडकर उनके दिल में बसते हैं। उन्होंने आरजेडी पर दलितों और पिछड़ों का सम्मान ना करने का भी आरोप लगाया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर बिहार को बदहाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार को वापस पटरी पर लाई है, जबकि विपक्षी दल राज्य में निवेश और विकास के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारे संविधान का सार है। इसलिए हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजा वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। यही उनकी राजनीति का सार है। वे अपने परिवारों के लाभ के लिए बिहार के करोड़ों परिवारों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो पीएम मोदी ने बिहार के सिवान में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी, कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी और आरजेडी से दिनेश पाल जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मलिक साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहे और करोड़ों की सौगात दी है, करोड़ों की सौगात माना जाए या फिर यह माना जाए चुनावी साल है और चुनाव की बात है? मलिक साहब, आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन। पहुंच रही है? हाँ, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, आप बोलिए जी।
नहीं, देखिए, जहां तक विषय है चुनावी साल का, सौगात का और एक प्रकार से बिहार का, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कि चुनाव है इसलिए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित पार्टी है और पहले से निरंतर जनता के हित में फैसले लेते आ रहे हैं, भविष्य में भी लेते रहेंगे। मैं समझता हूँ चुनाव से किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है। जनता के अधिकारों को एक प्रकार से जनता को प्रदान करने के लिए समर्पित रहने वाला राजनीतिक दल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, तो मैं सोचता हूं जहां तक बिहार का विषय है, आरोपों का विषय है, इंडिया अलायंस का विषय है, महागठबंधन का विषय है, आरजेडी कांग्रेस का विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से समाप्ति हो चुका था। मैं समझता हूं किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिहार प्रदेश के भीतर नहीं था। आज बिहार प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है और उसके साथ साथ अच्छी व्यवस्था है। और जहां तक विषय है चुनाव के लिए हम कर रहे हैं, कतई हम चुनाव के लिए नहीं करते। हमारा उद्देश्य जनता के हित में फैसले लेने का, और यदि हम राजनीति में मौजूद हैं तो किसी प्रकार से इस चीज के लिए मौजूद नहीं है कि कुर्सी को प्राप्त कर ले। हम कुर्सी के माध्यम से जनसेवा के लिए राजनीति में मौजूद हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली पार्टी है। और आरजेडी को अगर कहा जाए तो आरजेडी के लोग किस प्रकार से बढ़ावा देने का काम करते हैं, गुंडे माफियाओं को पॉलिटिकली एनकरेज करने का कार से उभारा देने का, बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो भी सबने देखा है। जनता जानती है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ डंके की चोट पर है। ठीक है दिनेशपाल जी, आप आज साफ तौर पर पीएम मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर 20 साल पहले की बात करें, ये पंजे ने और लालटेन ने जिस तरीके से बिहार को जंगल राज बनाया था, अब जो आज के युवा हैं वो सिर्फ किताबों में उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि अब जंगल राज नाम की चीज नहीं है। ये पहले तो बता दें कि जब चुनाव का समय आता है हाँ। तो मोदी जी को बिहार याद आने लगता है और बिहार का दौरा करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकारी संसाधनों पे राजनीतिक दौरा हुआ है आज, जो कि बहुत शर्मनाक है। और इस दौरा में, इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जिस तरह से सिवान, गोपालगंज, छपरा के प्रशासनिक अमला का दुरुपयोग किया गया है, आशा दीदी हो या आंगनबाड़ी सेविका हो या डीलर हो या ममता दीदी हो या जैसे विकास मित्र हो, इन सबको जिस तरह से दबाव देकर कहा गया कि अब गांव से भीड़ लाएं, और वो उनको कहा गया आंगनबाड़ी सेविकाओं को, जीविका दीदी को, ममता को या फिर पुलिस लोग को भी कि आप सिविल ड्रेस में रहें वहां ताकि भीड़ लगे, आम जनता लगे। तो जिस प्रकार से उसके बाद कई यूट्यूबर के वीडियो आप देखेंगे घूम रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे थे हमको आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती हमको लाया गया, कहीं कुछ लोग स्टेशन से उठा के लाया गया। यानी कि इससे जाहिर होता है कि मोदी जी के चुनावी जुमले हैं जो उसको जनता सुनने नहीं चाहती है, जबरदस्ती प्रशासन की भीड़ जुटाई गई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही अभी बता दूं कि आपको जानकारी होगी कि 20 साल से लगातार हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री, और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश में सबसे बदहाल स्थिति में है। बिहार में गरीबी के मामले में सबसे गरीब राज्य बिहार है, उसके सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, और 11 साल से केंद्र में है, 20 साल से बिहार में है। अब एक चीज और बता दें कि जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बिहार के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित चल रहे हैं, उन सत्रों को सही करने के लिए गर्मी की छुट्टी चल रही है, इस छुट्टी में प्रोफेसरों को बुलाकर परीक्षा लिया जा रहा था कि सत्र नियमित हो। उस परीक्षा को भी आज रैली के लिए स्थगित कर दिया गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिला में है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तीनों जिला के परीक्षाओं को आज रद्द कर दिया किया गया, क्योंकि मोदी जी की रैली थी प्रशासन के दबाव में। यानी एक तरफ गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर प्रोफेसर अब मतलब आके परीक्षा सही करना चाह रहे हैं, तो यह एक निंदनीय बात है। दूसरी तरफ आप बताइए, चाहे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी क्या वो जानते होंगे, चाहे जो भी बिहार के बारे में कितना क्या नहीं जानते, हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन किसी राज्य को विकसित करने के लिए आपको कितना सत्ता चाहिए? बिहार की जनता ने 20 साल लगातार नीतीश जी को नेतृत्व में दिया, 11 साल से मोदी जी केंद्र में हैं, उसके बाद भी बिहार अगर आज सबसे पीछे है, गरीब राज है, उसका प्रति व्यक्ति आय झारखंड जो साथ अलग हुआ, इसी अटल बिहारी जी की सरकार, एनडीए की सरकार में अलग किया गया, उससे भी बहुत नीचे हैं हम। उसके बाद अब पलायन रुक नहीं रहा है, और 20 साल में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 25 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। आप कल देखिए कि जहां के वीआईपी इलाका है, तेजस्वी जी का जिधर आवास है, उधर ताबड़तोड़ गोलियां हो रही हैं। अब किस जगह की बात कर रहे हैं? अब कहाँ आपके मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है दिनेश जी, और जिस सुन लीजिए, आज जिस रेल पे वो इतरा रहे थे, जिस रेल इंजन पे इतरा रहे थे, उस कारखाना की नींव भी
आदरणीय लालू प्रसाद ने रखी थी 2008 में, जब वो रेलवे मंत्री थे। मढ़ौरा का जो कारखाना बना जिसका वो रेल इंजन हुआ, उसी समय लालू जी रेल मंत्री रहते हुए छपरा में 2 कारखाना, एक पहिया का, एक इंजन का, और एक कारखाना मधेपुरा में दिया उन्होंने। तो उनको, मोदी जी को कम से कम उसको इतराते समय लालू जी को एक आभार देना चाहिए था कि आपने जो दूरदृष्टि दिखाई थी, जो कारखाना स्थापित किया था मढ़ौरा में, आज उससे अफ्रीका में जा रही है इंजन, लेकिन वो जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो बार बार जुमला, आपके चुनावी जुमला करना था। इससे पहले आप याद कीजिए, चुनाव में एक बार उन्होंने बोला था 2015 में कि इसी मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उसको मैं, चलिए ठीक है देशपाल जी, देशपाल जी समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक कमेंट शशांक रंजन जी से ले लेता हूं, मोदी जी की इस जनसभा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया इनकी है, उसके बाद फिर सीधा सा विश्लेषण आलोक पांडे जी से जानेंगे। शशांक रंजन जी। जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में रैली हुआ है, इसमें जिस प्रकार की बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वह हास्यास्पद है। क्योंकि अगर लालू जी के 15 साल के शासनकाल को प्रधानमंत्री जी जंगल राज बता रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूंगा कि उस 15 सालों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही 5 साल नहीं थे, बल्कि लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने थे। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस जंगल राज का आगाज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हुआ था? पहला सवाल मेरा होता है। दूसरी बात है, यह जो भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी की सरकार से समर्थन वापस लिया था, यह जंगल राज के मुद्दे पर तो समर्थन वापस नहीं लिया था। समर्थन वापस माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद लिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार की धरती से लालू जी ने गिरफ्तार करवा दिया था, जिससे आहत होकर भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी की सरकार को गिराने का प्रयास किया था। लेकिन उस वक्त बिहार की स्थिति को देखते हुए सरकार को बचाने में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिस 10,000 करोड़ या आज जो भी पैकेज का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, यह सुनकर मुझे 2015 के चुनाव की याद आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का घोषणा किया था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाएगा, वो पैकेज आज तक बिहार को नहीं मिल पाया है। और जितने भी प्रकार की बातें आज हुई है, उसे अगर देखा जाए तो भाषण करने का एक तरीका हो सकता है, चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाने का, अपने पक्ष में जनता को लुभाने का एक तरीका हो सकता है। इसका बिहार से कोई संबंध फिलहाल नहीं समझा जा सकता है। ठीक है आलोक पांडे जी, आप किस तरीके से देखते हैं, और सीधा सा विश्लेषण, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने विकास की भी बात कही है और काफी चीजें बताई भी हैं, 55,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो ग्रामीण इलाके में सड़कें बनाई गई हैं बिहार में, 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली से जोड़ा गया है, पानी कनेक्शन से जोड़ा गया है, 45,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। ऐसा तो है नहीं कि जो राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि भैया सिर्फ वो चुनावी जनसभा के लिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए पहुंच गए, विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ होगा और हुआ भी है, लेकिन क्योंकि लालू यादव के कार्यकाल में बिहार नहीं आया था, तो मुझे नहीं पता कि बिहार की स्थिति क्या थी। हाँ। हालांकि मैं इस समय बिहार में हूँ और 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ बिहार में। अभी भी मैं सहरसा में हूँ, और सहरसा में एयरपोर्ट बनने की बात चल रही बहुत लंबे समय से, और यहाँ की विधायक उस एयरपोर्ट को भी चालू नहीं करवा पाए, खबरें भी अनेक साल से आ रही है। तो कहीं की डेवलपमेंट दिखाई भी देता है, रोडें बन रही है, कहीं पर 6-6 महीने 8 महीने से इनका जो ठेकेदार है रोड छोड़ के भाग गया है, ब्रिज बनी हुई है। बिहार में कम से कम 40% रोडें ऐसी जो बंद पड़ी है, ठेकेदार भाग गया है, ये नहीं है। लेकिन जब मैं बिहार के लोगों से बात करता हूँ कि भाई उस तरह का डेवलपमेंट जैसा झारखंड में भी गया था वैष्णव धाम 10 दिन पहले, तो जैसे ही बिहार की को क्रॉस करते थे बिल्कुल एक अच्छे स्टेट में आ गया। बिहार में अभी भी वो गरीबी, वो पतली सड़कें, बिहार में रोडें अच्छी हैं लेकिन सकरी। तो जब मैं बिहारियों से पूछता हूँ कि बिहार में हमारे भाई रहते हैं, क्या रोडें अभी भी 30 किलोमीटर का औसत निकलता है बिहार में चलने में। मैं अभी चला हूँ 2000 किलोमीटर पिछले 20-15 दिनों में, तो औसत 30-35 किलोमीटर का कार का आता है।
तो ये डेवलपमेंट किस तरह का सरकार कर रही है? जब मैं उसके बाद भी पूछता हूँ बिहार के लोगों से कि मैं तो बीजेपी और जेडीयू के उस तरह की द्रुत गति के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं वैसे बिहार में क्यों नहीं चले? तो बिहार के लोगों का 2-3 उत्तर आते हैं, मैं उनको उत्तर बताता हूँ। पहला ये कि लालू यादव का जो जंगल राज था उसमें तो रोड थी ही नहीं। ये बकौल बिहार के लोगों को बताओ, रोड ही नहीं थी, डामर नहीं होता था, गड्ढे होते थे। हालांकि मैं उसमें आया नहीं, लेकिन लोगों से मैंने बात की और 2000 किलोमीटर में 50 लोगों से बात की। बाढ़ विधानसभा से लेकर के, गया से लेकर, सहरसा से लेकर, पूर्णिया से लेकर के, ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं बची कम से कम 10 विधानसभाओं में जहां मैं अभी बात नहीं कर रहा। तो लोग लालू यादव के शासनकाल से अभी भी सिहर जाते। भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्टि हो सकती है, डेवलपमेंट धीमा है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को भरोसा करें। मैंने पूछा कल सहरसा में, उनका साहब भरोसा करने का मन नहीं। इतना खतरनाक शासनकाल लालू यादव ने दिया कि बिहार की जनता अभी भी पूर्ण रूप से उस तरह का भरोसा तेजस्वी पर आरजेडी पर नहीं कर पा रहे। लाख कमी है नीतीश कुमार में, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी शासन जिस तरह का उत्तर प्रदेश में दे पाए, वो गति नहीं है। रोडें सक्रिय है, पूरे का पूरा बिहार की जनता को रोड के ऊपर रहना पड़ता है। आप रोड में निकल जाइए, अभी भी कितने एक्सीडेंट होते हैं रोडों में। वो इस समय जो मकई की प्रॉब्लम पड़ी है, रोडों में लोग मकई डाल देते हैं, रोडों में समस्या है, अकाल लोग मर रहे हैं, ये समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी मैं जब पूछता हूँ कि भाई क्या आरजेडी को पूर्ण बहुमत देंगे, 2 कारणों से नहीं। एक, लालू यादव का शासनकाल लोग सिहर जाते हैं आज उसे याद करके, वो दोबारा ऐसे शासन में नहीं जाना चाहते। दूसरा कहते हैं कि 32-33 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है, यहाँ पर इस तरह से द्रुत गति से रोडों को बनाना शायद संभव नहीं है। लोग अभी भी 15, 17, 18 साल के बाद बेनिफिट ऑफ डाउट रूलिंग पार्टी को देने के लिए तैयार है। मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मैं बीजेपी सरकार के बिहार के डेवलपमेंट से जो नीतीश कुमार जी के साथ है संतुष्टि नहीं, लेकिन लोग फिर भी आरजेडी के साथ जाने के लिए उस बड़ी मात्रा में तैयार नहीं है। बाढ़ विधानसभा में था, मैं क्या रुका, तो मैंने पूछा, बोले सर ये तो क्योंकि तेजस्वी यादव का एरिया है, हम ज्यादातर लोग यादव हैं और उन्हीं को वोट देते हैं, लेकिन बोले फिर अब देखा क्यों नहीं जीते रहा है, बोले अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया। ठीक, तो अगर आरजेडी इस इमेज को तोड़ने में कामयाब रहती है, जो कि अभी तक नहीं रह पाए, अब 7-8 महीने में कितना रह पाएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन अगर आरजेडी लालू यादव के शासनकाल से बाहर निकलने की छवि से कामयाब होती है और अच्छा से कैंडिडेट सिलेक्शन करती है आरजेडी, ठीक चुनाव दिलचस्प होगा। वरना वहां के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी आज भी जेडीयू के साथ आगे। ठीक है मलिक साहब, किस तरह का विकास बिहार में हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पुल नए बनते हैं, टूट जाते हैं, उनका कुछ हो नहीं पाता। और अब नीतीश कुमार की बात करें तो जनता कैसे भरोसा करेगी, क्योंकि कई बार तो पलट चुके हैं वो। अब की बार उन्होंने वैसे गारंटी तो ली है कि अब की बार मैं अपनी अच्छी जगह आ चुका हूं, वापस नहीं जाने वाला, लेकिन कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि जनता तो एक जो स्पष्ट सरकार है वो बनी रहे उसी को चुनेगी। अब आप लगातार बोल रहे हैं कि हम विकास भी कर रहे हैं, अभी आलोक पांडे जी ने भी बताया कि किस तरह का विकास आपका हो रहा है, तो कैसे पार पा पाएंगे? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय जिस प्रकार से विश्वास की बात की जा रही है, तो पूर्ण रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, साथ है, और मैं सोचता हूं कि साथ रहेगी, इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से विषय विश्वास जताने का, जनता ने पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताने का काम किया, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ ही है, सबने स्पष्ट तौर पर देखा। और हमारी लड़ाई किससे है एक प्रकार से पॉलिटिकली, मैं सोचता हूँ उन लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हो। चारा घोटाला किसने किया सर्वविदित है, सबको नहीं मलिक साहब देखिए पहले क्या हुआ, मलिक साहब पहले क्या हुआ, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि सभी दूध के धुले हुए हों। अब आप तो उनकी बात को याद रखेंगे कि उनकी सरकार में ये कमियां थी, लेकिन आपकी सरकार में क्या कुछ कमियां चल रही है उनको दूर करने के लिए भी तो सोचना चाहिए। आप लगातार पलायन की बात करते हैं, तो क्या आज भी बिहार राज्य से लोग बाहर नहीं जाते? बिहार में रोजगार है उपलब्ध? जी
नहीं, सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से निदान हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से हमारी पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार संदेह नहीं है। और जहां तक विषय है बिहार प्रदेश की समस्या का, बिहार प्रदेश की जनता की समस्याओं के निवारण का, तो निश्चित रूप से प्रत्येक समस्या का समाधान हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से हम करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है महिला सुरक्षा का, बेरोजगारी से बिहार प्रदेश को मुक्ति दिलाने का, अच्छे बिहार के निर्माण का, स्वच्छ और मैं सोचता हूँ स्वस्थ भारत के निर्माण का, स्वस्थ बिहार के निर्माण का जहां तक विषय है, तो मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार से दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपका सवाल है पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश का, तो तमाम सारे गुंडे माफियाओं को बढ़ावा किसने दिया वो भी पूर्ण रूप से सबने देखा, और किस प्रकार से किस पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट देकर आगे बढ़ावा देने का कार्य किया, किसकी पार्टी से शाहबुद्दीन थे, सिवान वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो कौन व्यक्ति था, किस प्रकार का था, वो सबने देखा है। और जनता उसी आधार पर आकलन करती है और उसके आधार पर वोट करती है। मैं सोचता हूं उसी आधार पर जनता वोट करेगी, और जनता हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ पूर्ण रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस प्रकार से विषय आरोप प्रत्यारोप का, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने में किसी रूप में विश्वास नहीं रखती। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, डंके के चोट पे ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू है, ये स्पष्ट तौर पर सबने देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय करप्शन का, करप्शन किस प्रकार से समाप्त हो बिहार प्रदेश से, किस प्रकार से करप्शन पूर्ण रूप से समाप्त हो और भ्रष्टाचारी जेल किस प्रकार से पहुंचे, ये हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य है, था, है, रहेगा, और किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट मंशा है। नहीं मलिक साहब, मैं वही तो बात कर रहा था। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो तस्वीरें तो काफी देखने को मिली है बिहार से, किस तरीके से निर्माणाधीन पुल जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए से बन रहे थे वो मिट्टी में मिल गए। ठीक है वो जी हाँ। नहीं देखिए, जहां तक विषय जांच का और जहां तक विषय भ्रष्टाचार का, तो निश्चित रूप से जांच के आधार पर तय होगा, विभागीय जांच होगी, किसकी त्रुटि रही, कौन ठेकेदार था, किसने भ्रष्टाचार किया, उसके आधार पर निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। हमारा स्पष्ट मानना, हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, मेन चीज ये है आदरणीय पुष्पेंद्र जी, देखने वाली बात ये है, तुलनात्मक अध्ययन इसी के आधार पर जनता कर लेती है कि कौन भ्रष्टाचार का समर्थन करता है, किसकी मंशा क्या है। हमारी मंशा है भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो। अब एक आध जगह भ्रष्टाचार होता है वो एक अलग विषय है, और वहां कठोरतम कार्रवाई की जाए, ये जनता चाहती है और हम भी चाहते हैं और हम करते हैं, क्योंकि हम सत्ता मौजूद है, हमारा स्पष्ट रूप से दायित्व है। लेकिन दूसरे वाले क्या करते हैं, वो डंके की चोट पे, लाठी के दम पे, सत्ता में आने के पश्चात भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन करने का काम। मलिक साहब, दूसरे को आप सत्ता में आने कहां दे रहे हैं? लोग करते हैं, उसका मलिक साहब, दूसरे को आप सत्ता में आने कहां दे रहे हैं? ठीक है, वो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके नीतीश कुमार का भी इधर से बना लेते हैं, सरकार का भी इधर से बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो जनता नहीं आने दे रही है। जनता ने सत्ता से बेदखल करने का काम किया, इसीलिए किया क्योंकि जनता जानती है अगर ये सत्ता में बैठ गए तो निश्चित रूप से जनता लूट खाएंगे। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, राज्य स्तरीय समस्याओं को बढ़ावा देंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे, अपराधियों को टिकट दे देंगे, अपराधियों को ठीक है दिनेश पाल जी कुछ कहना चाहते हैं, किस प्रकार से काम किया वो सबने देखा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब किसी प्रकार से जनता किसी अपराधी को वोट नहीं देगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी घोटाला करने वाले राजनीतिक दल अथवा चारा घोटाला करने वालों को किसी रूप में वोट नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर है। चलिए वो देखा जाएगा, अब इसी साल पता चल जाएगा। दिनेश पाल जी कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय को की बात सुनते हुए हमको हंसी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमारे यहाँ जगह नहीं है। पूरा देश जानता है कि जितना भी भ्रष्टाचारी थे, जिसके खिलाफ इनके नेता गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, वे सब इनकी पार्टी में जाते गए और वॉशिंग मशीन में धुलते गए। वो महाराष्ट्र के अजीत पवार रहे हो, चाहे पश्चिम बंगाल का रहा हो, तमाम नेताओं की लिस्ट एक बड़ी लिस्ट है। पहली बात तो ये, और सब इनके यहाँ आके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। दूसरी बात, इनको एक शाहबुद्दीन का नाम याद आया, लेकिन बहुत सारे आनंद मोहन, अनंत सिंह, सुरभान सिंह, इन तमाम नाम इनको नहीं याद रहे। पता नहीं, याद करना नहीं चाह रहे होंगे, उनको पता बताना चाहिए कि किस पार्टी के साथ हैं, किस छवि के लोग हैं। आलोक पांडे जी ने कहा कि हमने कई जगह पूछा तो लोग सिहर जाते हैं। देखिए, बिहार एक जातिगत और सामंती समाज रहा है। बिहार में जब सामंती अकड़ रही है, सामंती जकड़न रहा है, और मैं नहीं जानता कि आलोक पांडे जी किस टोला में गए थे,
क्योंकि हर टोला का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। एक दक्षिण टोला भी जाइए और एक दूसरा टोला भी। लोग पांडे जी किस टोले में गए होंगे वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी को रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन को जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, लेकिन आज भी बिहार के किसी जगह पे खाली सूचना चल जाए कि अगर ये लालू जी जा रहे हैं या तेजस्वी जी जा रहे हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ आती है। इतनी उनकी मांग है, उनकी इतनी चाहने वाले लोग हैं। और जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा था इतिहास में पढ़ने की बात, आलोक जी जो कहा सियरने की बात, आज की पीढ़ी के जो नए लड़के हैं जब सुनते हैं, आज ही गांव में चले जाइए, किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाइए, अधेड़ के पास पहुंच जाइए, बैठ जाइए, तो बड़ा ही उस दिन को वो भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है कि लोग उसी गांव के सामने चारपाई पे बैठने नहीं देते थे, जूता पहन के गलियों में चलने नहीं देते थे, वो आंख से आंख मिलाने नहीं देते थे, वो अपनी शादियों में बाजा नहीं बजा पाते थे। उस अकड़ को अगर किसी ने ढीली की है, तोड़ी है, तो आदरणीय लालू जी हैं जो स्वर दिया है दलित अति पिछड़े। लेकिन दिनेश जी ये आरोप तो पीएम मोदी ने आप पर लगाया है कि दलितों का कभी सम्मान नहीं किया लालू प्रसाद यादव ने। आपको पूरा बिहार जानता है कि दलित अति पिछड़ा को जो सम्मान, जो स्वर आदरणीय लालू जी दे दिए हैं, वो भाजपा कभी सोच नहीं सकती, कभी भाजपा सोच भी नहीं सकती। और जिस आलोक जी बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं तो आप चुपचाप सुनिए पहले। जिस तरह से सुनिए आपका सुना मैंने, आपने सुनिए पहले, जिस तरह जो अपमान की जिस सिले में मोदी जी ने जिक्र किया, हम बता देते हैं। अगर देश देखा है सबसे अधिक, अगर किसी ने अंबेडकर के नाम पे जिसके अंदर जो कुंठा जो थी, जो रिश्ता थी, वह सदन में देखा कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने जिनका अपमान किया था और पूरा देश उबल पाया था। और जिस आप लालू जी की बात कर रहे हैं, लालू जी का आप देखिएगा वीडियो पूरा से कहीं से वो अपमान नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हुए हैं। नहीं बोला पहले सर, आप अगर आप विश्लेषक है तो सुनिए चुपचाप, बीच में मत पूछिए, आप भाजपा का प्रवक्ता मत बनिए, बिल्कुल नहीं हुई है गलती। उन्होंने आप देखेंगे अस्वस्थ थे जो लोग जाते थे, सिक्योरिटी उन्हें दूर रखती थी इंस्ट्रक्शन की वजह से, और वो पैर एक नीचे रखे हुए थे, कार्यकर्ता जाते हैं दूर रखते हैं, पैर रखते हैं ऊपर, कुर्सी रख के फुट जाते हैं, और फोटो कैमरा की तरफ बाबा साहब की तस्वीर थी। लालू जी भला बाबा साहब कितना सम्मान करते हैं कि आप बताएं। बाबा अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में, उसका अम्बेडकर विश्वविद्यालय नाम और किसने रखा, तो लालू जी ने रखा, जो सामंतों के गढ़ में विश्वविद्यालय है। पटना के हाई कोर्ट के सामने जो आदमकद प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, लालू प्रसाद जी ने लगाई है। तो अम्बेडकर जी का हम लोग कितना सम्मान करते हैं, या भाजपा के लोगों से हमको जानना नहीं है। और मोदी जी नहीं बताएंगे, अमित शाह को एक बार मोदी जी का मुंह नहीं खुला कि कैसे सदन में उन्होंने अपमान किया था। तो ये हम लोग सामाजिक न्याय वाले हैं। और पूरा अभी बिहार में अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा से आदिवासी सबका आरक्षण बढ़ा के 65% किया गया जातिगत सर्वेक्षण आने के बाद। 65% आरक्षण को और किसने रोका, तो भाजपा के लोगों ने रोका। बार बार हमारे नेता मांग कर रहे हैं तो उसे नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उनकी भागीदारी बढ़ी। रही बात रोजगार की, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ क्या हाल है, वहाँ कितनी नौकरियां आती हैं। तेजस्वी जी जब आए सत्ता में 17 महीना में, तो बिहार में दनादन नौकरियां आई, और पड़ोसी राज्यों के बिहार में मालूम नहीं आ रही है। दिनेश पाल जी, आपकी तो वैसे कहीं सरकार है नहीं, दिनेश पाल जी आपकी तो वैसे कहीं सरकार है नहीं, जो आपके सहयोगी हैं उनकी कई राज्यों में सरकार है, वो लगातार रोजगार दे रहे हैं क्या? एक बार पूछ लीजिए शशांक जी से। पहले भाजपा पड़ोसी राज्य है, 5 स्कूल वहाँ बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वहाँ पे जो टीचर का तैयारी करके बीएड डीएलएड करके बैठे थे, उन साथियों को भी बिहार ने नौकरी दिया उसी 17 महीना में। और 2020 के विधानसभा में जब हमारे नेता ने वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ से पैसा बाप के घर से लाएंगे, और जब साफ सरकार बनी तो उन्हें देना पड़ा। आज भले उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, चलिए ठीक है, नहीं है उनको, ठीक है समझ गए भ्रष्टाचार की, तो बिहार शशांक रंजन जी स्थिति ये बनी हुई है, ठीक है समझ गया दिनेश पाल जी, समझ गया। शशांक रंजन जी स्थिति ये बनी हुई है कि आप शाहबुद्दीन को आगे किसने बढ़ाया था? शाहबुद्दीन कैसे व्यक्ति हैं? आपको यदि बता दें कि बिहार में, ठीक है शांत हो जाइए, समय कम है, कोई है तो लालू जी हैं, समय कम है, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दीजिए। शशांक रंजन जी, समस्या यही है कि अब कांग्रेस कितनी मजबूत है बिहार के अंदर, ये सभी को पता है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में बेशक कुछ ना कुछ कमी रह जाती हो, लेकिन जो जनता चुनना चाहती है एक बेटर ऑप्शन, अब बेटर ऑप्शन में कांग्रेस का नाम आता है या नहीं आता, ये समझ में नहीं आ रहा। कहां कुछ रणनीति में आपकी कमी रह जाती है, क्योंकि अगर पिछले 3 बार के हम
चुनाव देखें तो आपकी सीटें तो काफी ज्यादा कम होने पर लगी रही हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज के डिबेट में ये जिस प्रकार की बातें हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली में भी जिस प्रकार से सम्मान की बातें उठी है और उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार को लेकर इतिहास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो मैं आज एक इतिहास को खंगालना चाहूंगा कि बिहार एक समय उस दौर से गुजर रहा था जब दलितों को उनके उचित अधिकार नहीं मिल रहे थे और तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में देवघर के मंदिर में पंडों का विरोध सहकर भी उन्होंने दलितों का प्रवेश कराया था। अपने समाज का, अपने परिवार का विरोध सहा, लेकिन उन्होंने अपने शासन काल में देवघर के मंदिर में दलितों का प्रवेश कराया था, जो कि इतिहास में लिखा हुआ है। आप इतिहास लिखने की बात करते हैं, हमारा इतिहास लिखा हुआ है, आप इसे पढ़कर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप दलितों को सम्मान प्रदान कर रहे हैं या कांग्रेसी दौर में दलितों को सम्मान मिल रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि यह बिहार से अलग होकर जो एक नया प्रदेश झारखंड का गठन हुआ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर झारखंड चुनाव में यह हर जगह कहती है कि जब अटल जी की सरकार थी केंद्र में तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बिहार से अलग करके एक नए प्रदेश के रूप में दर्जा दिलाया। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऐसा क्यों किया, बिहार को संसाधन विहीन बनाने का काम क्यों किया। आज बिहार अगर संसाधन विहीन है, बिहार में जो कल कारखाने कांग्रेसी दौर में लगाए गए थे वह आज झारखंड प्रदेश में चला गया है। बिहार से बेरोजगारी मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर से प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक गलती ने झारखंड के गठन के साथ बिहार में पलायन और बेरोजगारी का दौर ला दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है? मैं यह जानना चाहता हूं। ठीक है, आलोक पांडे जी क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से झारखंड का अलग से राज्य बना तो वो जो सारा विकास था वो झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, फिर तो जब झारखंड में चुनाव हो तो फिर कांग्रेस इस मुद्दे को कहे वहां से झारखंड तो अलग बना। हाँ। उस समय आंदोलन किया था कि कांग्रेस से कि झारखंड अलग नहीं होना चाहिए और सड़कों पे उतर आया और झारखंड के डिवीजन को बंद रुकवा दे। ये राज्य पुनर्गठन या छोटे राज्यों की परिकल्पना है। कांग्रेस ने भी छोटे राज्यों का निर्माण किया। क्या तेलंगाना और आंध्र को जो अलग किया कांग्रेस क्रेडिट नहीं देती क्या? बिल्कुल, वहां आप क्रेडिट ले रहे तेलंगाना और आंध्र में, यहाँ आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो डोंट करेक्ट है सर, ये ठीक नहीं है। या तो तेलंगाना आपने जो आपने अलग किया था वो आपने अपराध किया, तो फिर बीजेपी ने भी यहाँ गलत किया। अगर वहां आप कर रहे हैं तो सही, यहाँ हो रहा है तो गलत। इसलिए आप केवल राज्य की बंटवारे को नाकामी का कारण मत बनाइए। जितना बचा हुआ राज्य है उसमें क्या किया सरकारों ने? कांग्रेस तो वैसे भी अपने बिल्कुल, अगर आरजेडी समर्थन न दे उस बिहार में कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समर्थन न दे तो 1-2 सीटें भी जीत ले तो बड़ी बात है। बिल्कुल, क्या तेजस्वी यादव को बयान नहीं है कि कांग्रेस को हमने ज्यादा सीटें दे दी थी और वो ज्यादा हार गई, वरना हम पूर्व की सरकार बनाते। ये क्या आरजेडी के प्रमुख ने नहीं कहा, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा? तो ये बात खुद समझना होगा कि पहले तो इन लोगों को खुद यूनाइट होना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, मैं फिर कहता हूं उस गति से बिहार में विकास कतई नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए। बिहार के साथ अन्याय हुआ था 20 सालों में भी। लालू यादव ने जो अन्याय किया था कि भाई सामंती सोच से बाहर निकाला, किस कीमत पर? भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, नारीकृति सेनाओं का निर्माण, समाज का विखंडन, इस कीमत पर आपने क्या दिया बिहार को? राजस्थान ने क्या दिया बिहार को? बंदूकें, तमंचा, ये युद्ध, ये दिया था ना आपने बिहार को। उसके बाद आप बात करते थे सामाजिक न्याय। जिन राज्यों में ये नहीं हुआ, क्या वहां सोशल जस्टिस नहीं हुआ? क्या बिहार में सोशल इंजस्टिस हुआ पूरे भारत में? और कहीं हुआ ही नहीं। और सोशल इंजस्टिस का
जो परिणाम हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हिंसा से प्राप्त करना चाहते हैं, अराजकता से प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य का डेवलपमेंट कमजोर करके, भुखमरी में पहुंचा करके आप ये चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए बिहार आरजेडी की चरित्र से डरता कि उन्हें अभी भी वो जो 15 साल का शासन है उसको सही तरीके से गलती स्वीकार नहीं कर रहे। वो आज भी कहते हैं कि बहुत जरूरी था, हिंसा जरूरी थी, गरीबी और बेरोजगारी जरूरी थी। सोशल इंजस्टिस के नाम पर आप बिहार को इतना पीछे ले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो काम करने चाहिए विकास के लिए न करने पर भी वही जीत रहे हैं। ठीक है, शशांक रंजन जी, आजादी से सहमत हूँ कि उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ। शशांक रंजन जी, शशांक रंजन जी, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है। जो प्रोडक्ट है रुके पड़े हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुके हैं हाईवेज के, मैं हाईवेज की तो गारंटी नहीं करता हूँ। ठीक है, एक जगह ठेकेदार भाग गए उनकी जगह से, जितना मेहनत किया कहीं मुझे रोडों में काम नहीं हुआ, एक दो जगह छोड़कर जो सारे मजदूर लगे हुए, जगह जगह से रोडें टूटी, अचानक रोडें टूटी आ जाती है ऐसी समस्या है। लेकिन क्या आरजेडी उसको बना पाएगी चुनाव में? ठीक है आलोक जी, समय थोड़ा कम है, जल्दी शशांक जी आप अपनी बात कह दीजिए। जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार के विभाजन के बाद राजद और कांग्रेस पार्टी की मात्र 5 साल की सरकार चली है और बिहार विभाजन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 25 साल में 5 साल राजद कांग्रेस और लगभग 18 साल भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार चली है। अब बताइए बिहार की बदहाली के लिए कांग्रेस और राजद कैसे जिम्मेदार हो सकती है? ठीक है, दिनेश पाल जी लास्ट कमेंट जल्दी। आलोक पांडे जी को सोशल बोल रहे हैं कि बाकी राज्य में नहीं हुआ क्या? इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे सोशल जस्टिस पूरा हो ही गया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इतना आजादी के 75 साल 78 साल बीतने के बाद भी आज भी घोड़ी पर चढ़ने पे दलित की हत्या कर दी जाती है। बीच में सुनिए, आलोक पांडे बीच में सुनिए, पहले आलोक पांडे बीच में सुनिए, आपकी जो पीड़ा हम समझ सकते हैं। आलोक पांडे सुनिए, बीच में आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। आप नहीं सब आपने महसूस नहीं कीजिएगा क्या पीड़ा रही है दलित पति का। आप जिस मलाईदार जाति से है आपको पीड़ा नहीं महसूस होगी। लालू जी है तो बिहार के मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो स्थिति ढूंढ रहा है। बिल्कुल चलिए ठीक है। हालांकि बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसका विकास हुआ है, किस पर उत्पीड़न हो रहा है, किसका शोषण किया जा रहा है, ये सब मुद्दे उठाने का काम होता है विपक्ष का। और आज अगर डिबेट में बैठकर ये बात कह रहे हैं कि वहां पर दलित परिवार को या किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, तो मेरे हिसाब से विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है इन मुद्दों को उठाए और सबके सामने रखा जाए। ठीक है, कहने से बात नहीं बनती। और जो आरोप लग रहे हैं अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार में चुनावी साल है और किसका होगा मंगल वो देखने वाली बात होगी। लगातार जो दल हैं वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है वो भी देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।